हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में जो थर्ड बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के चौथे पाठ लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इससे लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल है। तो ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। तो ये देखिए संसार का नक्शा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय लोग उनका गेहुआ रंग होता है, सांवला है गेहुआ। जोहानसबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद करी थी। उसे रजिस्टर स्क्रैप बुक मिलता है जो अखबार की कतरन और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया को जब उस लड़के के बारे में माया ने जब पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन और उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों। तो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। यहाँ पे रंगभेद कानून था। रंगभेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी थी। और वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय अन्य प्रजातियों एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजाति के लोग न तो एक दूसरे के पास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उसने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियाँ भी श्वेत लोगों के लिए, श्वेत यानी कि अंग्रेज़ लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वो ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें ये सुविधाएँ नहीं थी। रेल और बसें भी अलग थी। श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी और देश की सबसे अच्छी ज़मीन जो थी वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेतों के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। तो इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों में भारतीयों को श्वेत लोगों यानी अंग्रेज़ों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत यानी काले लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, ज़बरदस्ती की जा रही थी, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था, अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। तो दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने पर इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई और ये गोली हेक्टर को लगी और मारा गया। तो 16 जून 1976 की ये घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो समझते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी यानी भाग लेना। तो हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, तो इसमें लोकतंत्र के लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, क्योंकि संसद में इतने लोग या विधानसभा में इतने लोग तो नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और मांग को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये 5 साल के लिए होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 साल तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए घड़ी है जब वे लोकतंत्र पर अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने पर लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके भी हैं। तो लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कार्टून के माध्यम से देखिए पानी की समस्या को दर्शाया है। हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गाँव में नल से पानी आ रहा होगा। और ये संपादक के नाम लोग अपनी जो अपना विरोध होता है वो दर्शाते हैं। दीवारों पर पोस्टर पर रोक लगे, कार्रवाई, और ये सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। तो ये भी विरोध के और भागीदारी के कारक हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए और सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा।
सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जहाँ ऐसा है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, तो वहीं अभी है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिला और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाए, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। और अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता रखें जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी हमारी सरकार कैसे काम करती है। तो आपने माई कहानी पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा, लाठीचार्ज या लोगों को जेल में ठूसना या उनको मारपीट करना का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल यानी ताकत का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है तब जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विवादों का समाधान करे। तो धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। कई बार धार्मिक जुलूस जिस रास्ते पर निकलते हैं यही विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा होता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासतौर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के और वो सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करती है ताकि उस लड़ाई का समाधान निकल सके। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। तो कर्नाटक के कृष्णा राजसागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजासागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजासागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब न्याय होगा तभी समानता भी होगी। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य में यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया और उनको यहाँ तक था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई लोगों ने जोर देकर कहा यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी हो। सरकार भी समानता न्याय की जरूरत को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति के लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता समाज जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है। अन्यायपूर्ण से दूर करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, कुछ विशेष प्रावधान किए हैं, कुछ सुविधाएं दी हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया, नियम बनाया गया है।